स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं गद्य स्वरूप एवं विकास। हिंदी गद्य खंड में गद्य का स्वरूप क्या है और उसके विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों, बिना देर करे शुरू करते हैं गद्य का स्वरूप एवं विकास। तो साहित्य के दो सर्वमान्य शैली हैं, गद्य और पद्य। जो मुख्य रूप से साहित्य रचना होती है वो गद्य में या पद्य में होती है। गद्य का संबंध मानव मस्तिष्क से अधिक होता है, जबकि पद्य का संबंध हृदय से। जाहिर सी बात है कि जो हम मानसिक रूप से सोचते समझते हैं उसको फटाफट प्रयोग में लेके आते हैं, वो गद्य का रूप होता है। और जिस बात को हम अपने हृदय की बात को जब हम रखना चाहते हैं तो मुख्यतः उसे हम पद्य रूप में रखते हैं। यही कारण है कि पद्य को हृदय की भाषा और गद्य को मस्तिष्क की भाषा कहा गया है। पद्य भाव प्रधान होता है और गद्य तर्क एवं विवेक प्रधान। परंतु यह कोई अटल नियम नहीं है। गद्य में भी भावों की अनुभूति हो सकती है और पद्य में भी तार्किकता के दर्शन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नाटक, एकांकी, संस्मरण एवं ललित निबंध भाव प्रणव होते हैं, जबकि इन्हें गद्य की श्रेणी में ही रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गद्य में ललित निबंध, गद्य में चिंतनशील मन स्थितियों की ओर और पद्य में भावात्मक और मन स्थिति की अभिव्यक्ति सहज स्वाभाविक होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि गद्य में तो हम चिंतनशील मन की स्थिति को रखते हैं, परंतु पद्य में जो है भावात्मक जो मन की स्थिति होती है उसको उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। हिंदी गद्य और पद्य के अंतर को संक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम इसमें अंतर करें तो गद्य में और पद्य में क्या अंतर होगा देखते हैं। गद्य मुख्यतः छंदमुक्त वाक्यों से गठित की गई रचना होती है, जबकि पद्य लयबद्ध और छंदोबद्ध रचना होती है। यति, गति, लय, पद्य लेखक के सहायक तत्व होते हैं, जबकि गद्य लेखक के लिए विराम चिन्ह सहायक सिद्ध होते हैं। गद्य लेखक व्याकरण की अवहेलना नहीं कर सकता। वह अपनी रचना में वाक्य विन्यास तथा पद योजना करते समय व्याकरण के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। पद्य लेखक व्याकरण की वजंतनाओं से मुक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गद्य लेखक है उसे व्याकरण के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है, और जो पद्य कवि होते हैं या लेखक होते हैं वे जो हैं उनके लिए ये नियम इतने मान्य नहीं हैं। शाब्दिक दृष्टि से गद्य में शब्दों को उनके उचित स्थान पर ही रखा जा सकता है, जबकि पद्य में शब्द विधान का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। यही कारण है कि पद्य के अर्थ को ठीक से समझने के लिए उसका अन्वय वाक्यों में पदों का परस्पर उचित संबंध करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य में प्राय निश्चित क्रम वाले व्याकरण अनुशासित शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम समझ पाए हैं कि गद्य जो रचनाएं होती हैं वह व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती हैं और उसमें व्याकरण के नियमों और उनके पालन को करना अनिवार्य होता है, जबकि पद्य में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु जिसका अर्थ है बोलना,
या बताना होता है में यत प्रत्यय जोड़ने से हुई है। सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में गत का अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे दैनिक वार्तालाप में गत का ही प्रयोग होता है। पद में बोलचाल तथा बातचीत प्राय नहीं होती। गद विचार प्रकाशन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि विचार बुद्धि से अभिप्रेरित होते हैं। यदि हम वैचारिकता, बौद्धिकता, तार्किकता आदि पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दें तो कभी कभी इस बात की भी आशंका होती है कि गद वैज्ञानिक विषयों के लिए ही उपयुक्त है और यह शुद्ध साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। लेकिन ऐसी आशंका करना गलत है। गद में भी प्रभावपूर्ण ढंग से ललित साहित्य की रचना की जा सकती है। एक श्रेष्ठ गद रचनाकार को भाव और विचार में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यह तो हुई उत्तम गद की आंतरिक पहचान। उत्तम गद की बाह्य पहचान के लिए इसका वाक्य संगठन ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका अर्थ है शब्दों का उचित स्थान पर भावानुरूप प्रयोग। आज के युग में गद इतना समर्थ हो गया है कि उसमें मानव जीवन की विविध व्यवहारिक पहलुओं की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ऐसी स्थिति में गद के शैलीगत भेदों प्रभेदों में विविधता आ गई है। जहाँ तक गद की भाषा का प्रश्न है तो यह आम बोलचाल से लेकर शास्त्रीय विवेचन की क्लिष्ट और तर्कपूर्ण अथवा काव्य की कोमलकांत पदावली से युक्त कुछ भी हो सकती है। यहाँ एक बात और ध्यान दिए जाने योग्य है, वो ये है कि भाषा एवं शैली पर लेखक के व्यक्तित्व की भी छाप पड़ती है। लेखक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गद की विभिन्न शैलियाँ उपजती हैं, जैसे समास, व्यास, तरंग, विवेक, विक्षेप, धारा आदि। गद की विभिन्न विधाओं में शैलियों की विविधता पाई जाती है। कहीं वाक्य छोटे होते हैं तो कहीं बड़े, कहीं सूक्तियों एवं मुहावरों की प्रधानता होती है तो कहीं भाषा सीधी और सपाट होती है। उद्देश्य और विधेय के क्रम परिवर्तन के द्वारा गद के अनेक रूप संगठित हो जाते हैं। विविधता की दृष्टि से यह कहना भी उपयुक्त नहीं होगा कि गद की जितनी विधाएं हैं उतनी ही उसकी शैलियां हैं। हिंदी गद विधाओं जैसे संस्मरण, एकांकी, रिपोर्टाज, निबंध, नाटक, जीवनी, यात्राव्रत, दैनंदिनी डायरी, कहानी आदि की शैलीगत विविधता रूप वास्तव में चौंका देने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गद की जितनी विधाएं हैं उनकी अपनी एक अलग भाषा शैली है, वो अपनी अलग एक भाषा शैली में लिखी जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि गद और पद आखिर होता क्या है, गद और पद में क्या अंतर है। प्रश्न के रूप में इसका उत्तर लिख सकते हैं, गद किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। और आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगा हिंदी गद के प्राचीन स्वरूप को नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।